नाजरीन, मैं हुस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वो इलाका है नॉर्थ कराची, पीलर स्कूल के करीब। यहाँ पे आने का रीज़न एक जवान बेटे की मौत तो कहते हैं ना बरहक के सबको आनी है, लेकिन अगर ऐसी मौत आपको जगह जगह सुनने को मिली तो फिर आपका दिल करता है कि हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ उस क्राइम के जो हमारे कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम। जी हाँ, साथ अनीस नाम का लड़का जो 23 साल का था और फ्रीलांस में वो बाइकियाँ चलाता था, उसको टारगेट किया गया गुलिस्तान जौहर में जब वो गया तो वही स्नैचर जो धनाते फिरते हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में, उन्होंने आकर उससे छीना झपटी करने की कोशिश की और उसी में उसको फायर करके मारा गया। अब वो डर से मारते हैं, वो बचने के लिए मारते हैं, किस तरीके से भी मारते हैं, लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पे जवान बेटा जिस बाप का गया होगा उसका इस वक्त हाल क्या होगा। हम उस फैमिली से मिलने के लिए आए क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं, 2-4 दिन पहले का वाक़या है। आप हर जगह उसकी फुटेज देख रहे होंगे और वो फुटेज भी सामने जो फ्लैट थे वहाँ से कैप्चर की गई थी, वहाँ के कैमरे में आई थी, तो पता चला कि ये वाक़या हुआ। इस वक्त हम चाह रहे हैं उस फैमिली से मिलने के लिए जहाँ मैंने आपको दिखाना है मुजरिम कौन में सारा वाक़या कैसे पेश आया और बाप क्या कहता है, वो उसके क्या अरमान थे। तो जाके मिलते हैं उनसे। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं उस फैमिली से मिलने आई हूँ और जिस तरह से कराची में इस वक्त चीज़ें हो रही हैं और हर दूसरे दिन हर रोज़ाना कोई ना कोई न्यूज़ मिलती है कि फ़लाँ शख्स को इस तरीके से मार दिया गया। खैर, मैं पहले उनके वालिद से बात करूँगी, कितने बच्चे हैं, क्या करता था, सारी डिटेल उनसे बात करेंगे। मैं अंकल जी आपका नाम पूछ सकती हूँ? जी, मेरा नाम अनीस अजमल ख़ान है। ठीक है। और मेरे बेटे का नाम साद अनीस ख़ान था। ठीक है, साद अनीस ख़ान था। वो सबसे बड़ा बेटा आपका? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा बेटा था। जनवरी में 24 साल का तकरीबन हो जाता वो। अच्छा, जनवरी में होता है, उसकी बर्थडे जनवरी को होती है? जी, उसकी बर्थडे जनवरी को है। उसके बाद कितने बच्चे हैं आपके टोटल? उसके बाद 2 बेटियां हैं उनसे छोटी, और फिर एक बेटा है जो कि तकरीबन 10-11 साल का है। छोटा है? जी बिल्कुल। और उसके बाद एक छोटी बेटी है जो तकरीबन 6 साल की है। अच्छा, अगर मुझे आप ये बताएं, आपका वो सबसे बड़ा बेटा माशाल्लाह, अगर वो अल्लाह ने खैर गम दिखाना था, वरना अगले और 2 महीने बाद वो 24 साल का हो जाता। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ आपके घर में हेल्प भी कर रहा था, कमा भी रहा था, क्योंकि उस वक्त भी वो बाइक ही चला रहा था। जी, ये ऑफिस जॉब के बाद जो है जैसे ऑफिस से रिलीज़ होता था वहाँ से रास्ते में बाइक की राइडिंग वगैरह उठाता था, राइड उठाता था और घर के रास्ते की राइड उठाता था आमतौर पे। अच्छा अंकल, वो करता क्या था, जॉब क्या करता था? जॉब वो करता था साइड एरिया में एक टेक्सटाइल मशीनरी का शोरूम है जिस पे वो जॉब करता है। वो बेसिकली टेक्सटाइल मशीनरी का टेक्नीशियन था। अच्छा, टेक्नीशियन था। जी बिल्कुल। ठीक है। और इसके जो पार्ट्स वगैरह का काम होता है ये बेसिकली इनकी फर्म काम करती है। ठीक है। और उसमें ये टेक्नीशियन था, पुरानी ये मशीनों को असम्बल करके सेल आउट की करती है ये फर्म। कितने साल से ये जॉब कर रहा था? तकरीबन इस जॉब को उसको 4 साल से ज़्यादा हो गया। 4 साल से ज़्यादा? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, मतलब काफ़ी अरसे से वहाँ था। जी बिल्कुल। तो ये बाइक का काम उसने कब से शुरू किया? बाइकिया का काम इसने अभी शुरू किया है, तकरीबन 1.5 महीना 1 महीना तकरीबन 1.25 महीना हुआ था, लेकिन बीच में उसको एक जॉब मिल गई थी कॉल सेंटर की। ठीक है। वो डबल जॉब करने लग गया था। 6 बजे वहाँ से ऑफ करता था, 7 बजे वो दूसरी ड्यूटी ज्वाइन करता था। उसके लिए वो घर आता था, घर से खाना बांध के लेके जाता था रात के लिए और कुछ खाना पीना खा के निकल जाता था। अच्छा, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, जैसे वो डबल जॉब कर रहा था, जाहिर सी बात है घर के लिए कर रहा होगा। जी जी। आप इससे कोई काम कर रहे हो कि नहीं? मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ। मैं प्रॉपर्टी का एस्टेट का काम कर रहा था जो बिल्कुल बैठ चुका है। तकरीबन 3 साल से मैं बिल्कुल पारे हूँ। इसका मतलब है कि घर की कफालत सिर्फ और सिर्फ वो ही कर रहा था? वो वाहिद काफिल था, इसमें कोई शक नहीं। वो पूरा घर वो चला रहा था। ये घर भी किराए का है, उसके लिए और ज़्यादा मुश्किलात थी। फिर उसकी सिस्टर की शादी करीब थी 6 माह के करीब। दोनों की इंगेजमेंट हुई थी, साथ की भी हुई थी। साथ की भी हुई थी? अनीस की हुई हुई थी? जी, साथ अनीस में। हाँ। साथ मेरे बेटे की एंगेजमेंट हुई थी और इसके बहन की भी इंगेजमेंट हुई थी। तकरीबन 5 माह हो चुके थे इस चीज़ को। अच्छा, तो आपने कहाँ की थी उसकी मंगनी, गैरों में अपनों में? नहीं, गैरों में थी। तकरीबन यूँ कह लें कि हमसे काफ़ी फासले पे किसी दूर के रिश्तेदार के ने कराई थी। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि 6 महीने बाद अब आपके बेटे की शादी और आपकी बेटी की शादी दोनों होनी थी? दोनों करीब थी, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं पहले बहन की तैयारी करूँगा
उसके बाद जो है मैं 1 साल 2 साल दुबई जाऊंगा। मैंने पासपोर्ट बनवा वहाँ लिया कुछ है। कमाऊंगा। मैं वहाँ कोई फ्यूचर थोड़ा सा बनाऊंगा या कुछ जमा करूंगा ताकि मैं बहन की शादी सही तरीके से कर सकूं, और उसके बाद 1-2 साल लगा के मैं अपनी शादी की तैयारी करूंगा। अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं, जैसे अब आपने मुझे पूरी डिटेल बता दी कि आपके इतने बच्चे, इतना सब कुछ हो गया, जी जी। आप बेरोजगार हैं क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करते थे, वो फिलहाल काम नहीं चल रहा, ठीक है। तो अंकल अभी इस वाक्य को ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला है। जी बिल्कुल। ठीक है, अभी भी मैं देख रही थी बाहर देगे पड़ी में स्वयं होया होगा, तो वो जी कल जुमेरात थी। कल पहली जुमेरात थी। कल अपने आंसू आपने कैसे छुपा लिया मेरे है? आपका आंसू- जवान बेटा है, एक बात है, देखें बात आपका सुनिए। जवान बेटा है, मतलब कमर टूट जाती है जब माँ बाप को पता चले कि उसके जवान, जब उसने पाल के आपने यहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ पे अब उसने आगे ही आगे जाना था। जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला सदमा देता है तो उसकी बर्दाश्त भी देता है, हिम्मत भी देता है, सब्र भी देता है। जो शुरू के 4 से 5 दिन मेरे गुजरे हैं वो बहुत अजियत में गुजरे हैं। मैं सोच सकती हूँ। मैं आपको क्या डिटेल बताऊं कि मेरे सामने पोस्टमार्टम हुआ है उस बच्चे का। अच्छा, आपके सामने हुआ है? जी बिल्कुल, मेरे सामने पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी गोली निकाली गई है। अंकल गोली लगी कहाँ थी? उसके एक ही गोली लगी थी जो दिल के आर पार हो गई है। एक ही गोली लगी है उसके जो बिल्कुल दिल को चिरती हुई आर पार हो गई। तो और वो वहीं ऑन द स्पॉट चंद सेकंड का पोस्टमार्टम अपने सामने कराया। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मैं बड़ी हिम्मत कर पाया हूँ। क्यों? उसकी वजह ये थी कि ये लोग मुकम्मल पोस्टमार्टम में चीरफाड़ वगैरह कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे अंदेशा था। तो मैंने उनको कहा सिर्फ आप गोली निकालेंगे, सिर्फ मुतल्लिका जगह ही जो है आप कट लगाएंगे, इसके अलावा नहीं लगाएं। अल्लाह। तो इस वजह से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन लोगों ने मेरी बात रखते हुए कम से कम जो है कटिंग करके उसकी गोली निकाली है। अगर मैं पूछ सकती हूँ वो वाक़या, अगर थोड़ा सा मैं कहूँ कि रिपीट कर दें, जब आखिरी टाइम आपकी उससे बात हो रही थी? जी बिल्कुल, तकरीबन 15-16 मिनट पहले मेरी बात हुई थी। टाइम था 7:29 पे हमने कॉल की थी। 27 सेकंड उससे बात हुई है। मेरी नहीं, मेरी वाइफ की बात हुई है। माँ की बात हुई है। अच्छा। तो ईशा का टाइम था, जमात खड़ी होने वाली थी, तो मैं जा रहा था। मैंने बोला मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। तो उस वक्त उसकी कॉल, मतलब ये कि इन्होंने कॉल की थी, उनकी वालिदा ने कॉल की थी। यही पूछा था कि आप मतलब ये कि ये उसके ऑफिस से निकलने का टाइम होता है तो माँ डेली फ़ोन करती हैं उनको, ठीक है, कि भाई आप अभी तक निकले या नहीं निकले ऑफिस से, और अगर निकले हैं तो कितनी देर में पहुंच रहे हैं, इस वक्त कहाँ पे हैं आप। ठीक है। तो उसने ये बताया कि मैं ऑफिस से थोड़ा आज जल्दी निकल गया था। अच्छा अंकल, मैं यहाँ एक ब्रेक लेना चाहूँगी। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू यही करेंगे, क्योंकि मैं इसलिए आपको रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि जब ये प्रोग्राम चलेगा ऑलरेडी ये दिन थोड़े दिन पुराने हो जाएंगे, आपको पता चल जाए कि वाक़या पेश कैसे आया। स्ट्रीट क्राइम जो आजकल बढ़ते जा रहे हैं, हम उस पर एक आपको एपिसोड दिखा रहे हैं मुजरिम कौन में, और ये वो फैमिली है जो इसकी जद में आई है, जवान बेटा आया है, और किस तरह की सा है वो बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ पर हम उसी चीज़ को दोबारा से आप तक पहुँचा रहे हैं कि वाक़या पेश कैसे आया। अंकल ने बताया कि जी उस दिन कौन सा दिन था वैसे? उस दिन बुध की रात थी ये, और ईशा की नमाज का टाइम था, तकरीबन 7:50 का टाइम। ठीक है। आपके मिसेस ने उनको कॉल की? जी, मेरी मिसेस ने मुझे कॉल की 7:29 पर। ठीक उसी टाइम जो है उनसे पूछा गया तो उसने ये बताया कि मैं ऑफिस से ज़रा थोड़ा सा जल्दी निकल गया था, तो मैंने एक राइड उठाई है अपने पेट्रोल का खर्चा पूरा करने के लिए, जो कि मैंने गुलिस्तान जौहर में छोड़ी है। ठीक है। राइड उतार के मैं अब निकल गया हूँ, वापस आ रहा हूँ। तकरीबन 20 से 25 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा। आप मेरे लिए खाना गर्म करके रखें। अच्छा, खाना घर खाता था? बेसिकली सुबह नाश्ता करके निकलता था, दोपहर का खाना नहीं खाता था, शाम को यहाँ आके घर पे ही खाना खाता था वो। अच्छा, ठीक है। तो वो उसकी रूटीन थी। ये शायद उसकी बचत का स्टाइल कह लें, उसको एहसास जिम्मेदारी की वजह से उसने वो ये कोशिश की हुई थी कि कम से कम बाहर पैसे खर्च करे। ठीक है। इसीलिए वो पेट्रोल के खर्चा पूरा करने के लिए उसने उसी जहाँ पे ये फुटेज जहाँ से आई है उस वहीं पे क्लाइंट को छोड़ा था, बाइक उसने वहीं पार्क की थी, क्योंकि वो ठेलों के बीच में बाइक थी। हाँ, ये बात क्लियर नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितनी उससे बात हुई थी उसने ये कहा मुझे जौहर में मैंने राइड छोड़ी है, अब मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर मॉल के करीब हूँ, और मैं इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। अच्छा, यही बात हुई थी सिर्फ एग्जैक्टली।
और माँ ने मुझे बताया कि भाई वो आ रहा है जौहर में। जौहर मोड़ के करीब है, वो अभी वापस आ रहा है और इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में आ जाएगा। और उसने मुझे खाना गर्म करने के लिए बोला है, तो आप नमाज़ पढ़ के आ जाएं, फिर साथ ही खाना खाते हैं। अच्छा, तो बस ये इतनी बात हुई और मैं नमाज़ पढ़ने उसके बाद चला कितना गया। टाइम गुजरा कि आपको कॉल मौसूल हुई किसी की? तकरीबन 20 मिनट बाद। एक्चुअली जो गोली लगने का टाइम है वो 7:46 है। अच्छा, हाँ, और जो फुटेज में भी आ रहा अच्छा, है। जो फुटेज में आया वहाँ पे उससे जूस वाला, कॉर्नर पे जूस वाला भी जी, था। बिल्कुल। क्या किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया जब वो बंदे आए हैं? कितने बंदे थे? कोई मुंह पे उनका था, कपड़ा था, कुछ भी किसी ने बताया? देखिए, मैं वहाँ पे जो एनी शाहिदीन ने मुझे बताया, मैं हर सही आपको बता देता हूँ। मैं जब जाए वकुआ पे गया हूँ तो उन लोगों ने ये बताया कि ये बच्चा सामने ही हमारे बैठा हुआ बाइक पर, शायद कोई राइड देख रहा था या कुछ। अच्छा, मोबाइल पे लगा होगा ना मोबाइल अपने? पे लगा हुआ हाँ, था। जैसे मोबाइल पे देख रहे क्योंकि, थे। मेरा ये ख्याल है, अपना एक अंदाज़ा है कि वो दूसरी राइड के चक्कर में था, जो उसको घर के रास्ते की कोई मिल जाए, ठीक है, ठीक है, आगे मजीद ठीक है, फ्यूल जो वहाँ तक लगा है वही बच जी जाए। बिल्कुल। वो कोशिश इस चक्कर में शायद वो वहाँ बैठा हुआ था और वो मोबाइल चेक कर रहा था, अपनी राइड चेक कर रहा था। उसी वक्त एक कम उम्र बच्चा आया है जिसने अचानक जो है उसके हाथ से मोबाइल उचका है, खींचा है, और जैसे ही उसने मोबाइल खींचा तो वो गैर इरादी तौर पे उसकी तरफ लपका। सही, जैसे तो, आप। जी हाँ, बिल्कुल। उसके पास कोई वाइपन नहीं था, उस बच्चे के पास किसी किस्म की कोई वो नहीं थी कि जिससे पता चले कि ये कोई डकैत है या कुछ है। वो एक मामूली चोर या हेरोइनची टाइप का बंदा समझ के उसके पीछे लपका। ठीक है। जैसे ही वो लपका तो वो एक रिक्शा खड़ा हुआ था जिसकी आड़ में उसका दूसरा साथी बाइक स्टार्ट करके तैयार बैठा हुआ था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसने फौरन गन सीधी की उसको फायर करने के लिए। इसने ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उसने उनको गन निकालते हुए या सीधा करते हुए देख लिया। बस वो एकदम घुमा है पलट के बचने की कोशिश में, तो उस घूमते में उसकी गोली लगी है बाजू पर। अच्छा, ये गोली बाजू पे लगती हुई यहाँ से बगल में गई है और बगल से दिल चीरती हुई दूसरे बगल से पार हुई है। दूसरे बगल में गोली अटकी हुई थी। तो कहने का मतलब ये कि वो एक ही गोली चली, वो सीने के पार हो गई, दिल चीरती हुई दूसरे बगल से के पास आके रुकी हुई थी, जो कि पोस्टमार्टम में उसके यहाँ से निकाली गई है। मैं आपको उसकी भी फुटेज दूंगा, जो कि उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद गुस्ल के वक्त का। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जब हमें ये इनके मामू के पास फ़ोन आया है पुलिस से, थाने से, कि जी आपके बच्चा, ये फला फला बच्चा आपका। उन्होंने कहा जी ये मेरा भांजा है। तो उन्होंने कार्ड मिले होंगे, पर्स मिला जी, होगा। उनके पास से उनका कार्ड मिला था मामू का, तो इस वजह से उन्होंने उनको ही कॉल की थी, क्योंकि मोबाइल जा चुका था। उसके बाद फिर वो मामू को फ़ोन आया और मामू ने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया कि मैं भी उस वक्त नमाज में था। वालिदा को ही फ़ोन किया कि भाई बच्चा जो है वो कहाँ है। इन्होंने कहा कि जी मेरी अभी बात हुई है, वो तो जौहर में गया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये जौहर क्यों गया, मैंने तो इसको काफ़ी देर पहले रिलीज़ कर दिया था कि भाई तुम आज घर चले जाओ जल्दी, काम वाम अभी नहीं है कोई भी। तो उसके बावजूद वो घर जाने के बजाय जौहर में क्या कर रहा है। तो फिर वालिदा ने बोला जी वो राइड उठा के ले गया था जौहर, और उसको वो वहाँ से वापस आ रहा है और अभी मेरी बात हुई है, वो 20 से 25 मिनट में घर पहुँच रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये इत्तला मिली है, थाने से फ़ोन आया है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप फौरी तौर पे जिना पहुँचो, मैं भी जिना जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे आप इससे एक बताएं, वहाँ पे एनी शाहिद ने बताया था कि उसका वहीं पे वो एक्सपायर हो गया था। जी बिल्कुल। एनी शाहिद ने ये बताया कि जी वो जब गैर इरादी तौर पे लपका तो उसको गोली लगी, और गोली लगते ही वो जब वो गिरा है औंधे मुँह, तो 5 मिनट में ही। तो कह रहे हैं कि हमारी चंद सेकंड की तवज्जो इसकी तरफ हुई है, क्योंकि ये गिरा था, तो इसी लम्हे वो दोनों बाइक पे बैठ के फरार हो गए। अच्छा, अच्छा। तो हमने सिर्फ पिछला हिस्सा देखा, हम चेहरा नहीं देख सके क्योंकि अंधेरे का टाइम था, रात का टाइम था। चले, मैं यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यू, और मैं अंकल से थोड़ी बाद में बात करूँगी, क्योंकि पूरी तफसील थी जो आप तक पहुँचनी थी, किस तरीके से वाक़या पेश आया। अभी हम उनके दोस्तों के पास चलते हैं। यहाँ पे उसके 2-3 दोस्त मौजूद हैं, साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छी बातें, अच्छा वक्त, क्रिकेट, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, माँ बाप के बाद आपके दोस्तों को ही पता होता है। तो खैर मैं चाहूँगी आप ज़रा माइक इनको दे दें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम सिबगतुल्लाह है। सिबगतुल्लाह जी। कितने साल पुरानी दोस्ती? तकरीबन 7-8 साल हो गए दोस्ती को। इस एरिया में आए हो तब से हुई है? जी, मैं बेसिकली तो कोयटा का हूँ। मैं स्टडीज़ के लिए यहाँ आया हूँ, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं अपने मामू लोगों के साथ रहता हूँ। बाकी इसके साथ मेरी दोस्ती है तकरीबन मैक्सिमम 10 ईयर्स की है, मतलब 8-10 साल से, जी, क्योंकि तुम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, ऐसे हुए। बिल्कुल। मुझे बताओगे कैसा शख्स?
अच्छा, बहुत अच्छा सा शख्स लड़ाका था। था, गुस्से वाला था? गुस्से वाला था लेकिन दिल का अच्छा था बहुत। है? जी जी, मुंह फटता लेकिन दिल का साफ दिल का था। अच्छा था, साफ था। ऐसे लोग अच्छे होते क्या हैं प्लानिंग कभी करते होगे तुम लोग अगर आपस में बैठते होगे? क्या प्लानिंग होती थी? बस वो अभी तो शादी चाहता था? वो चाहता था कि मैं कुछ अच्छा बन जाऊं, कमाना चाहता था, अपनी लाइफ अच्छी चाहता था, फ्यूचर अच्छा चाहता था, हर कोई चाहता है। बस उसकी मौत लिखी थी, वो उस तरह उधर चला गया। लेकिन हमारे गवर्नमेंट की भी गलतियां हैं कुछ, जो इसको कवर नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट नहीं, मैं कहूँगी इदारों की, जी, इसलिए जी, है कि बिल्कुल। इदारों का खौफ खत्म हुआ है खौफ ना। खत्म हुआ देखो है। ना, हर जगह हर गली मोहल्ले में अगर स्नेचर घूम रहे जी, हैं, जी, जी। इसका मतलब ये कि पुलिस का कोई डर है ही नहीं। नहीं है, खौफ हो किसी अगर को डर नहीं हो, आपको पता हो कि जी वो चीर देंगे और वो आपकी नस्लें मिटा जी, देंगे। जी। अगर मिसालें रोजाना पकड़े भी जाते हैं, ये रोजाना पकड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका बेटा नहीं मिलेगा, इनका बेटा मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। आज नहीं कल, परसों तरसों उसने जद में आना है। लेकिन उस वो डर जो है हमारे जहन में कि जी पुलिस ये कर देगी, तो वो पुलिस का पॉजिटिव वे में अब कोई डर रहा नहीं। नहीं, वो किसी को नहीं रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही है, क्या चाह रही है, ये किसी को भी नहीं पता अभी। कभी क्रिकेट साथ खेला? बहुत खेला है हैं? क्रिकेट, तो बहुत खेला है। कैसे, मतलब यहाँ से परमिशन मिल जाती थी? घर में, घर वाले अक्सर बसलों में होते हैं ना, हमारे बच्चे निकल जी, जी, गए, जी। माँ बाप को ये होता है या बच्चे बाहर खेल रहे हैं। लड़कों के लिए स्पेशली माएँ होता बड़ी था। परेशान होती हैं। वालिद भी होते थे, डरता भी था उनसे, लेकिन खेलने वो आ जाता था, थोड़ी देर के लिए आता था, लेकिन आता था ज़रूर वो। अच्छा, जी जी, क्रिकेट पसंद था? क्रिकेट पसंद। क्या लगता है अपने बारे में? ये तुम बाहर काम करते हो और भी तुम्हारे दोस्त आते हैं, बाहर बस निकलते हैं, डेली निकलते हैं, डेली निकलते सबके हैं। पास मोबाइल, तो सबके पास है, ये तो एक आम जरूरत है ना, आपकी अब जरूरत है। अब तो ये अब नहीं हो, मोबाइल के लिए मार देते हैं लोग। बस क्या करें, अब ये नहीं होगा तो फिर अब बाहर कोई जाएगा, कांटेक्ट कैसे करेंगे? मोबाइल तो ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो। अब सामने से कोई भी आए, देना तो पड़ेगा, चाहे वो मोबाइल हो या जान हो, क्योंकि हमारी कोई हिफाजत नहीं हो रही है। तो आप लोग कितने बहन भाई हो? आप अकेले आए हो या? मैं तो अकेला इधर हूँ स्टडी, बाकी एक बड़ा भाई एक छोटी बहन है, वो कोयटा में होते हैं। जब तुम्हें खबर मिली थी इस जी, तरह जी, का जी। वाकया हो गया, तुम्हारा यार चला गया, मैं खाना खा रहा था, खाना खाते ही मेरे पास मेरे कज़न की आई कॉल के ऐसे साथ का वो एक्सीडेंट, उस टाइम एक्सीडेंट का था, फिर पता चला कि उसको गोली लगी है। तो डायरेक्ट जहन में यही आया कि डकैतों ने मारी है, और फ़ौरन यही आया। फिर हम लोग फ़ौरन भागे, अंकल को कॉल किया, अंकल से पता चला, क्योंकि हम सुराब बोर्ड पे पहुंचे, अंकल को कॉल की कि अंकल क्या बात है, कोई मामला है? इन्होंने बताया ऐसे कि वो एक्सपायर हो गया है। फिर हम लोगों ने बोला चलें पहुंच जाते हैं। फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर उसका पोस्टमार्टम था, काफ़ी जी जी बिल्कुल, उसको खून में लथपथ देखा, मतलब ऐसा हाल हो रहा था कि बता नहीं सकते। कोई मैसेज देना चाहोगे? फिर मैं दूसरे दोस्त को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसके कातिलों को पकड़ा जाए, और जितनी हो सके हमारी जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे एनफोर्समेंट वाले हैं, इनके हाथ में सब कुछ करना। तो गुजारिश यही है कि प्लीज़ ये काम करें ताकि इसके साथ के कातिल हो गए और जितने भी कत्ल हो चुके हैं उनके कातिल पकड़े जाएं। यही मैसेज है कराची को थोड़ा सा रिलीफ बेहतर रिलीफ मिलना मिले, चाहिए। हम लोग बाहर आराम से घूम सके, हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, अपने बहन भाइयों को बाहर लेके जा सके। अब हम घर से निकलते हैं तो हम डरते हैं। जी जी, कल सब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे, और एक और उनके दोस्त को आपसे मिलवाऊंगी, और वालिद उनके तो मेरे साथ हैं, इनकी मिसेज अभी गई हुई है, बाकी बच्चे अभी अंदर ही हैं। तो कंटिन्यूस प्रोग्राम को करेंगे। ये प्रोग्राम करने का रीज़न ये कि कराची बेहाल हो चुका है और इसको निकालने वाले कौन है ये वो अच्छी तरह जानते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हो, और यहाँ पे हम आपसे अभी बात कर रहे हैं हर उस बेटे की, हर उस बेटी की जो घर से निकलता है और वालिदैन यही कहते हैं कि अब हमारे बच्चे बाहर गए, क्या वो सेफली घर आ जाएंगे। खैर, अभी हम एक और दोस्त से उनको आपसे मिलवा रहे हैं, कब से उनके दोस्त हैं, क्या मॉर्निंग थी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मशहूद। मशहूद, क्या करते हो? मैं तो बिजनेस है, शॉप है, केमिकल उधर। केमिकल की। कितने साल पुरानी दोस्ती थी? मैं तो बचपन से उसके साथ था, मतलब सामने वाला मेरा घर है। तुम सामने रहते हो? मेरा सामने। लंगोटी यार हो? जी, हैं? हम लोग चड्डी यार, बचपन लंगोटी जी यार। छोटे से बहुत बड़े हो गए, साथ दोस्ती बचपन से थी। मशहूद, मुझे बताओ, तुम बचपन से साथ हो, तुम्हारी तो बहुत बॉन्डिंग, तुमने हर तरह का वक्त देखा होगा, तुमने छोटे से में वो चीज़ें जो बचपन में बच्चों के टारगेट होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो आपस में प्लानिंग होती है, कैसा शख्स था? साथ सबसे उसमें अच्छी बात ये थी कि हर किसी के काम आ जाता था वो, मतलब कोई दूर का भी दोस्त होता था ना, कि कोई उसको बोलता था ब्लड डोनेट करना है तो ब्लड देने जाता था। कोई हमारी परेशानी होती थी फौरन खड़ा होता था, दुख हो सुख हो, बहुत ज़्यादा, बहुत डाउन टू अर्थ था वो।
बहुत अच्छा इंसान था। क्या प्लान करते थे कि तो हम लोग जब छोटे हो गए 8 9 में 6 में बड़े हो गए, हम बड़े होकर ये कर देंगे, भाई तुमने तो ये करना है, मैंने तो ये करना है, कोई ऐसे सपने? बस वो मतलब है ना, बिजनेसमैन बनना चाहता था, मतलब उसकी ख्वाहिश थी कि अच्छा अपना काम बिजनेस करूं करूं। जी। उसकी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। और बाकी हम लोग साथ मिलके प्लानिंग करते थे, कहीं कहाँ जाना, खाना खाने, कहाँ बैठना है। खाने में सही क्या है। पसंद था? साथ को मतलब उसको फास्ट फूड ज़्यादा पसंद था। फास्ट फूड ज़्यादा पसंद था। जी, और चाइनीज़ भी खाता था वो शौक से। कैसा लगा जब तुमने फर्स्ट टाइम देखा ये सब कुछ हो गया और तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बचपन का दोस्त? बस यकीन नहीं आता, मैं सामने खिड़की में अपनी खड़ा होकर उसके शूज़ देख रहा होता हूँ। है बहुत मतलब मेरे तो बिल्कुल सामने था वो। हम दोनों रात को बाहर जाते थे ना, वो होटल पे बैठता था, मैं गेम खेलने जाता था, दोनों साथ आते थे। वो मैं अपने घर में बाइक खड़ी कर रहा होता तो अपने घर में मुझसे पूछता था कि कहाँ से आ रहे इतनी रात को। मैं बोलता था तू कहाँ से आ रहे इतनी रात। अच्छा जी, ऐसा था। अच्छा, तुम्हें अभी फील हो रहा होगा कि है ये जी झूठ है? जी, मुझे नहीं तो हुआ? यकीन ही नहीं आता कि मेरा तो बिल्कुल सामने था, हर वक्त दिखता रहता था मुझे। मेरे लिए तो मतलब शॉकिंग यकीन है। जी, बहुत ज़्यादा शौक थे मेरे लिए। खैर इसकी बातों से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे बचपन का दोस्त जिन्होंने हर तरह का वक्त साथ देखा। खैर अभी जरा अंकल को जरा माइक, तो मैं अंकल से पूछती हूँ। अंकल जी, पहले तो हम फिर वही आपसे कहेंगे कि आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, अल्लाह इंशाल्लाह आपको हिम्मत भी देगा, आपको सब्र भी देगा। अब हम बात करते हैं ज़रा यहाँ से आगे की। अब ये सब कुछ हो गया, आपने अपने हाथों से दफना भी दिया, लेकिन ख्वाहिश बाप की होती है कि बेटा कंधा दे। बिल्कुल यही ख्वाहिश होती है, इसमें कोई शक नहीं, हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बाप को, अल्लाह ना बाप को करे वो कंधा वक्त दे। आए, लेकिन वो कहता है अपने बाप को अपने हाथ से ही। हाँ, एक बाप की भी ये ख्वाहिश होती है कि उसका जवान बेटा, उसके बच्चे जो भी हैं, उसको बेटे जो हैं वो कंधा दें, और वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि उसके बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि वो उसे कंधा दे सकते हैं। वो किसी के मतलब ये कि मोहताज नहीं है किसी का, उसके बच्चे उसको कंधा देने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन मैं आपके उस पहले वाले सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा कि मेरे आंसू नहीं निकल रहे। यकीन करेंगे इतने आंसू बह चुके हैं कि अब आंसू नहीं आ रहे। पत्थर हो गई ना आंखें बिल्कुल पथरा गई हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने पोस्टमार्टम अपने सामने कराया, फिर उसके बाद उसको गुस्ल अपने हाथ से दिया, फिर उसके बाद उसको कंधा दिया, और उसके बाद उसको लाहद में उतारा। ये एक बाप के लिए एक बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा दुख और बहुत अजियतनाक मरला होता है। किसी बाप को अल्लाह ताला ना दे। आमीन, आमीन। ये मेरी ख्वाहिश सिर्फ इसलिए है कि ये मुजरिम कैफिर किरदार तक पहुँचें कि मेरा बच्चा तो उससे वापस नहीं आएगा, या जो बच्चे भी जा चुके हैं उनके हाथों वो वापस नहीं आने वाले। लेकिन ख्वाहिश ये इसलिए है कि ये किसी और की माँ की गोद ना उजड़े, किसी भी बाप को ये सदमा ना बर्दाश्त करना पड़े कि उसके जवान बच्चे की लाश उसके कंधों पे हो, और कोई भी ऐसा घर ना उजड़े जिसका वो वाहिद कबील हो। और आजकल नौजवानों की लाइफ ऐसी हुई है कि आप यकीन करें कि मैं तकरीबन हर एक दिन के बाद कब्र पे जा रहा हूँ, और कब्रिस्तान में कोई ऐसा वाक़या नहीं हो रहा कि जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन कोई ना कोई गन शूट का केस आया है वहाँ, और यंग नौजवान नस्ल ही इसी का शिकार बन रही है। अच्छा, अगर मुझे बताया, पुलिस की तरफ आ जाते हैं जी बिल्कुल। आप कौन से थाने में आपकी एफआईआर दर्ज है और क्या सूरत हाल है, पुलिस के बारे में बताएं थोड़ा सा। देखें उनकी तरफ से क्या रिस्पांस है? जी बिल्कुल, इनका शाहर फैसल थाने यानी जो डिग रोड पे मौजूद है शाहर फैसल थाना, उस पर इनकी एफआईआर कटी हुई है। वहीं इनकी बाइक और दीगर सामान जो है वहाँ पे रखा हुआ है, जो कि मैं बावजूद कोशिश के हासिल नहीं कर सका अब तक। वजह बाइक क्यों नहीं दे रहे आपको? बकौल उनके कि जी ये इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, ये अभी कुछ अर्सा यहीं रहेगी जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती। आप मुझे ये बताएं कि वो बच्चा जो अब अंकल मुझे देख के बात करें, मैं चाहती हूँ आप मेरी आंखों में। वो बच्चा जो इस अब दुनिया में नहीं रहा, अब उसकी बाइक या उसका सामान को रख के आप क्या करना चाहते हैं? जो उनको कत्ल करके गए हैं वो उनकी ना बाइक है, ना वो आदमी है, ना हाथ में कोई और आपके पास एविडेंस है, या हमें नहीं पता, हमें तो ये तक नहीं पता। बल्कि बाइक को खड़ा करके वो बाइक बाद खराब हो जाएगी, जल सड़ जाएगी, मुझे यही चलने के काबिल नहीं रहेगी, फिर वो आपके इस्तेमाल के काबिल में नहीं रहेगी। मैं इसी बात का अंदेशा है कि उसकी एक एक चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी और उसकी कोई हिफाजत नहीं होगी, और आखिर में मुझे एक ढांचा पकड़ा दिया जाएगा जो कि ये आपके बच्चे की बाइक है जो बकुआ से जाए बकुआ से मिली थी। हालांकि
आपको भी पता है कि यहाँ क्या होता है। अच्छा मुझे बताएं, पुलिस ने जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त तो उसका फुटेज भी चल गई, सब कुछ हो गया, अब क्या है? आईओ कोई भी आपको कोऑपरेट कर रहा है? देखिए, कोई इसमें कोई आपको बुलाया जा रहा है या कोई पॉजिटिव उनकी तरफ से साइन आ रहा है कि जी हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, कोई अच्छी बात? देखिए अभी तक आज इसको 10 दिन हो गए हैं तकरीबन इस बात को, इस वाक़े को, बुध से लेकर, और आज फ्राइडे है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं तकरीबन हर एक या 2 दिन के वक्फे से थाने गया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा। अच्छा। सिर्फ इतनी ज़रूर तसल्ली दी जा रही है कि इंशाल्लाह हम करीब हैं, जल्द ट्रेस कर लिए जाएंगे, बंदे नज़रों में आ चुके हैं, हमारे पास आपसे ज़्यादा एविडेंस हैं, फुटेज हैं, सब कुछ है, लेकिन हम उसको लीक आउट नहीं कर सकते। जाहिर है वो ठीक उनकी है, वो मजबूरी उनकी पर्सनल चीज़ें, ठीक है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती और मुजरिम कैफरे के तहत तक या अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक हम आपको किसी किस्म का एविडेंस नहीं दे बना सकते। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना ही है कि अभी तक हमें हम अंधेरे में हैं। हमें उम्मीद की किरण तो ज़रूर मिल रही है कि इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, लेकिन हमें उसकी कोई एविडेंस नज़र नहीं आ रहा कि उम्मीद कब बर आएगी। अच्छा अंकल, यहाँ एक आपसे सवाल मैं करना चाहूँगी, जी, जैसे आप हम सब चाहते हैं जो इस तरह का काम हो रहा है, हम चाहते हैं कि उनके मुलजिम पकड़े जाएं, जी बिल्कुल, उनको सजाएं मिलें। बेटा जिसका भी चला जाता है वो उसके लिए गम तो ज़िंदगी भर का है, पर ये जो एक सब्र होता है कि जी वो पकड़े गए, ये कितना हद तक माँ बाप को सुकून दिलाता है? ये क्या सुकून दिलाएगा? सिर्फ इस बात का ज़रूर इत्मीनान होता है कि अब मज़ीद किसी घर का जो है चिराग गुल नहीं होगा, या इस तरह के वारदात में गुल नहीं होगा, या किसी को बेकसूर को किसी को नहीं कत्ल कर सकेंगे, या इस तरह कोई भी वाहिद कबील घर का हो या कोई माँ की गोद ना उजड़े। बस यही असल मकसद है कि इस बात का इत्मीनान होगा, इसी बात की खुशी होगी। बाकी उससे बेचैनी तो आपके घर में आ गई, वो जिंदगी भर नहीं जाएगी। वो तो आप यूँ समझे ज़िंदगी भर उसके जब जिक्र चलेगा आंखें नम होंगी। तो माँ जिस वक्त ये माँ को खबर मिली थी उस वक्त उनको भी सकता हो गया था, उनकी बोलने की सकत चली गई थी। मैं उनको लेके हॉस्पिटल भागा था, तकरीबन बच्चे की मैयत सदखाने में रखी थी, घर में कोहराम मचा हुआ था, और मैं बच्चों को छोड़ के उसकी वालदा को हॉस्पिटल लेके गया हुआ था। आप यकीन करेंगे कैफियत ये होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस अजियत से मैं गुजरा हूँ, अल्लाह ताला किसी को ना गुजारे। बस ये इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। बस ये ज़रूर है कि मेरा ईमान है कि मौत बरहक है, अल्लाह ताला उसकी जगह वक्त मुकर्रर थी, वो उस जगह चला गया। आम रूटीन में उसने कभी राइट जौहर की नहीं उठाई थी, बस उसका वक्त लिखा था, वो उस जगह पे पहुंच गया और ये हादसा हो गया। ये हादसा भी बहाना है, असल बात ये है कि उसकी जगह मुकर्रर थी, उसका बुलावा आ गया, उसका दाना पानी दुनिया से उड़ गया था। आपको स्टॉप कराऊंगी, तो स्टॉप के बाद हम दोबारा कंटिन्यू प्रोग्राम को करेंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे पुलिस स्टेशन और फिर मज़ीद बातें वहाँ करेंगे। फिर इस वक्त हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक्स आएंगे तो मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे। वेलकम बैक, एक दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ पर एक बाप की वो प्यारी प्यारी सी बातें मैं सुन भी रही थी और शायद कुछ आपके पास रिकॉर्ड में भी आई हूँ, जिसमें उनका कहना है कि बच्चों को अपना भाई वैसा ही नज़र आता है, बेटे को आता है स्पेशली। जी बिल्कुल, मेरे छोटे बेटे को जो 10 साल का है उसको, और 6 साल की बेटी है मेरी उससे छोटी, उन दोनों को वो अक्सर नज़र आता है। वो अक्सर यही कहते हैं कि यहाँ बैठा हुआ है भाई, अभी उठ के अभी किचन में गए हैं पानी पीने के लिए। बाद औक़ात रात में उठ जाते हैं, उठ के मेरे पास आते हैं और बोलते हैं भाई है कमरे में बैठा हुआ है। अपने बेटे के बारे में क्या बताया उन बच्चों को कि आपका भाई किधर है? देखिए, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा दोनों ने। वो उसी वक्त इतने बेचारे रोए थे कि वो खामोश हो गए बिल्कुल। मेरे ख्याल में 4 से 5 दिन तक तो वो बोले ही नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं की उन्होंने, बस रोते रहते थे। बड़ी बेटियों का क्या कहूँ, बड़ी बेटी असल में मेरी, उसकी भी एंगेजमेंट थी और उसकी ही शादी की तैयारियाँ थी, तो वो तो अभी तक जो है नहीं खामोश हो पा रही, वो मुसलसल रोती ही रहती है हर वक्त। इतना रोती हैं दोनों बहनें कि हमारा भाई चला गया, हमारा
बाप चला गया, एक तरह से वो अपने आप को यतीम ही महसूस कर रही हैं, महसूस कर क्योंकि जाहिर है जितनी फिक्र या वो उसको तशवीश उसको बहनों के बारे में रहती थी, किसी के बारे में नहीं रहती थी। अल्लाह ऐसे और भाई एक माँ के सबको लिए। दे, रब ऐसे प्यारे भाई सबको दे जो अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए, सबके लिए परेशान। और पता है बच्चे छोटी सी एज में ही अगर जब काम करना शुरू कर दे तो वो अपने घर के लिए कुछ बना लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जी मैं अपने बाप के लिए कुछ हूँ। अगर आप छोड़ देते ना जी हमारा बाप कर रहा है, हमें तो खाने को मिल रहा है, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। जिस बच्चे के जहन में फ़िक्र और ये हो और वो कुछ अपने बहन भाइयों को किसी मकाम पे पहुंचाना चाहता हो और उसकी शदीद फ़िक्र करता हो, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करता है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला उसकी मदद करता चलें है। अंकल कोई मैसेज देना चाहे, क्योंकि यहाँ से भी हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे। देखिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो इदारों से है, और ख़ास तौर पे वज़ीर आला, गवर्नर सिंध, आईजी, कमिश्नर जो भी हैं ज़िम्मेदारान इदारों के, उनसे एक ही अपील है कि जल्द से जल्द जो है मुजरिमों को गिरफ़्तार किया जाए, कातिल उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी के घर की गोद, माँ की गोद ना उजड़े, किसी जो है बाप को जो है अपने जवान बेटे का मैयत ना उठानी पड़े, कंधा ना देना पड़े। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जो ख़ास तौर पे घर के वाहिद कबील होते हैं, जो संभालने वाले होते हैं, वो ना उनकी लाश ना गिरे। असल में जितने लोग वो लोग मार चुके हैं या जितने मज़ीद और मारेंगे, वो जितनी देर आज़ाद रहेंगे वो यही उतना ही ज़्यादा लोग और जाएंगे। काश अल्लाह ताला जो है इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। हमें सिर्फ सबसे ज़्यादा अल्लाह से उम्मीद है, उसके बाद इदारों से। चले बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी छोटा सा मैसेज अगर तुम एक छोटा सा मैसेज और ज़रूर देना चाहूँगा, बल्कि अपील करना चाहूँगा इदारों से, ज़िम्मेदारों से, गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे, कि सिंध गवर्नमेंट हो, वफाकी गवर्नमेंट हो, सबसे एक ये अपील है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि हम जैसे 45-50 साल वाले एजेड लोगों के लिए भी कोई रोज़गार या जॉब का बंदोबस्त हो सके। बराए मेहरबानी मेरे लिए रोज़गार का कोई इंतज़ाम किया जाए, ताकि मैं अपनी बच्चियों की शादी कर सकूं, अपनी घर की जिम्मेदारियां, अपने घर की किफ़ालत कर सकूं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकूं और बच्चों को तालीम दे सकूं। बहुत शुक्रिया। तुम छोटा सा कोई मैसेज दे दो, फिर मैं यहाँ से आपसे कहीं थाने में मिलूँगी। आप कोई मैसेज देना चाहो? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द उसके कातिलों को पकड़ा जाए, उसको इंसाफ दिलवाया जाए। और मतलब कि हम रोज़ घर से निकलते हैं, इसी टेंशन में निकलते हैं, कोई लूट ना ले, कोई मार ना दे, ऐसे रोज़ लाशें उठती हैं मतलब कितने नौजवान जाते हैं रोज़, तो उसको बस इंसाफ मिलना चाहिए। और हम सबको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी सेफ नहीं है। जो चला गया, खैर वो जाने के बाद तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जो इस वक्त जिंदा है ना, वो इस वक्त जहन्नुम में। हम अपने आप को जहन्नुम इसलिए बोल रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हम घर से निकलते हैं तो हम सिर्फ घर में भी सेफ खैर नहीं होते। घर में आपके जो मुलाजमीन होते हैं वो आपको मार देते हैं, वो आपके साथ ज्यादती करते हैं, और बाहर निकलते हैं तो इस तरह के जो स्नैचर होते हैं, और ये स्नैचर ज़्यादातर मैंने देखा है यंग लड़के हैं। और आजकल यंग लड़कों में ये चीज़ों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। या तो उनको आइस का नशा, ड्रग्स, मंशियात, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उनको उसकी चीज़ों के लिए उनको चाहिए होते हैं पैसे, या फिर या कोई भी और रीज़न हो सकता है। क्योंकि अपनी फैमिली को चलाने के लिए किसी और की फैमिली को टारगेट करना, मारना, उसको निशाना बनाना, मुझे नहीं लगता ये इंसानियत है। और हमारा दीन हमें इसका हक देता है, या हमारा दीन हमें ये सिखाता है। खैर इसी के साथ हम ज़रा चलते हैं पुलिस स्टेशन, फिर बाकी की बातें वहाँ करते हैं कि ये केस कहाँ तक। अजय जी, हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं पुलिस स्टेशन शारा फैसल, जहाँ जाके हमने उनसे बात करनी है कि आज 10 दिन हो गए इस वाक़े को और कहाँ तक ये केस पहुँचा है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, तो इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, शारा फैसल पुलिस स्टेशन के बाहर। और यहाँ जाने के बाद ज़रा देखते हैं अंदर कि कौन कौन हमें मिल सकते हैं और हम किससे बात कर सकते हैं। हम उस बच्चे के बारे में आए कि उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, तो चलें बात करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शारा फैसल के थाने के अंदर मौजूद हूँ, और हम अभी ज़रा जहाँ पे तफ्तीशी रूम था वहाँ बैठे हुए थे, जहाँ मुख्तलिफ़ लोग थे, और हमने उनसे पूछा था कि जी यहाँ के IO जो इस केस के हैं हमें उनसे मिलवा दिया जाए। साथ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आए थे कि जी अभी तक FIR जो है वो उनके वालिद को नहीं मिली, और साथ साथ अभी कहाँ तक ये केस पहुँचा है, कहाँ तक चल रहा है, कि हमें लगता है अपडेट मिलेगी कि वो पकड़े जाएंगे। खैर यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो इसके IO हैं वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है,
उनका नंबर उन्होंने भी डायल किया, 3-4 दफ़ा किया, बल्कि उन्होंने मेरे सामने व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ा। उन्होंने उनको कहा कि जी मीडिया वाले आए हुए, काइंडली जैसे ही मैसेज सुने तो उनको पता है। खैर अब तक 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, हम लोग पहले ऊपर थे, फिर हम लोग ने कुछ इधर उधर चीज़ें देखी, उसके बाद अब मैं यहाँ फाइनली 1.5 घंटे बाद पहुँची हूँ और अभी तक कोई मैसेज नहीं आया और कोई हमें रिप्लाई नहीं दिया। हमारे फ़ोन से भी हमारा पर्सनल दूसरा नंबर है ऑफिस का, उससे भी कॉल की गई लेकिन नंबर पिक नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम साथ के बारे में क्या केस कहाँ तक पहुँचा है आपको प्रॉपर्ली नहीं बता सकते। खैर सारे फैसल थाने में और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कोई पॉजिटिव चीज़ ही होगी। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। बस दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कराची के जो हालात है, स्ट्रीट क्राइम का जो जिन बेकाबू हुआ है और पुलिस का स्पेशली जो डर ख़त्म हुआ है, वो डर उन लोगों को हो कि उन्हें पता हो कि इनका अंजाम बहुत बुरा होना है। क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस का डर बैठ जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कि बताया को मेरी पूरी टीम को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।